आप देख रहे हैं कि पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव है और ये पॉजिटिव है। एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव यहाँ पर छुप गई है, वो नेगेटिव वेव होती है। इसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स बना है जो कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल है। इसके बाद ये प्लेटो फेज आ रहा है वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का, जिसे ST सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद वेव ऑफ रिपोलराइजेशन जो है वो टी वेव नीचे की तरफ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वेव ऑफ रिपोलराइजेशन भी अपवर्ड है। तो ये जो चीज है इसके ऊपर सवाल उठता है कि टी वेव पॉजिटिव क्यों है। आइडियली हमारी डीपोलराइजेशन की जो डिफ्लेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो ऐसी लीड में जो कि डायरेक्शन के पैरेलल चल रही हो तो पॉजिटिव वेव आती है डीपोलराइजेशन की। जब कुछ भी ना हो रहा हो तो आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट आता है, और जब रिपोलराइजेशन चलती है तो फिर ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। हमारा हार्ट पहले एट्रिया डीपोलराइज हुआ, फिर एवी नोडल डिले हुआ जो ECG में PR इंटरवल से शो होता है, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ। पहले सेप्टम, फिर एपेक्स और फिर बेस। तो वेव ऑफ रिपोलराइजेशन को आइडियली पहले सेप्टम में आना चाहिए था, फिर एपेक्स में आना चाहिए था और फिर बेस में आना चाहिए था, लेकिन वेंट्रिकल्स में यहाँ पर ये हिसाब फॉलो नहीं होता। और सबसे पहले जो चीज रिपोलराइज होती है वो एपेक्स है। सबसे पहले लाइट पिंक कलर आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा जो डार्क पिंक कलर है ये डीपोलराइज्ड एरिया है। जो लाइट पिंक कलर दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है, सबसे पहले ये एरिया एपेक्स का एरिया जो है ये रिपोलराइज होता है। आपने देखा था डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इसमें आपके पास इस तरह से थी, जैसे आपकी पैरेलल जो आपकी मेन बंडल ऑफ इसके फाइबर्स आ रहे थे, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। अब जब एक एरिया रिपोलराइज हो गया, यहाँ वाला ये वाला, अब करंट जो है वो ये सारा नेगेटिव है ना, ये क्योंकि ये तो डीपोलराइज्ड पड़ा है, और ये हिस्सा सिर्फ पॉजिटिव हो गया है क्योंकि ये रिपोलराइज हो गया। तो करंट फ्लो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा। कहाँ? नेगेटिव जो कि सेप्टम डीपोलराइज्ड पड़ा हुआ है टुवर्ड्स पॉजिटिव जो कि एपेक्स है। और जब आप रिकॉर्ड करने लगेंगे, चाहे लीड 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो उसमें अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगी। अपवर्ड अब सिचुएशन ये पैदा हो रही है कि आपका रिपोलराइजेशन जो पहले एपेक्स में थी अब बेस की तरफ जा रही है, दोनों वेंट्रिकल्स में साथ साथ, लेकिन सेप्टम अभी भी डीपोलराइज्ड है। तो जब आपके पास डीपोलराइजेशन यहाँ है, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ। ये कौन सा करंट है? ये वो करंट है जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स में फ्लो कर रहा है। ये हार्ट में नहीं फ्लो कर रहा, हार्ट में तो अपनी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन चल रही है। जब हमारे रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो जो मुख्तलिफ जगहों पर रखे हुए होते हैं, उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन हम देखने लगे हैं। सेप्टम नेगेटिव है, एपेक्स पॉजिटिव है, तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर आ गया। उसके बाद
मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद अब चूंकि बाकी सारा का सारा वेंट्रिकल जो है वो रिपोलराइज हो चुका है, तो करंट फ्लो अब कम हो जाएगा। ये जो एरो है करंट फ्लो का अब ये कम हो जाएगा, क्योंकि अब सेप्टम भी यहाँ से रिपोलराइज होना शुरू हो गया। तो जब करंट फ्लो कम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लो कम रिकॉर्ड होगा, और जब सारा का सारा सेप्टम भी रिपोलराइज हो चुका होगा तो करंट फ्लो जो है वो खत्म हो जाएगा और बेस लाइन को टच कर लेगा, जो कि आपकी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। इसे हम पढ़ते हैं, द वेव ऑफ रिपोलराइजेशन एक्सपेंड्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। एपेक्स टू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आपकी रिपोलराइजेशन हुई, whereas the septum is still depolarized. The direction of the current flow remains the same, but the amplitude of the current flow decreases, starts coming back towards the isoelectric line. Whole of the heart is now repolarized, so the ECG record comes to the isoelectric line again and no current is flowing between the two electrodes. तो टी वेव जो है वो आपकी सेप्टम के परसिस्टेंटली डीपोलराइज रहने की वजह से, बाकी सारे हार्ट के रीपोलराइज होने की वजह से और सेप्टम के सबसे आखिर में रीपोलराइज होने की वजह से टी वेव आपकी पॉजिटिव आ जाती है। इसको जब हम इस तरह से देखें कि ये सेप्टम क्यों रिपोलराइज नहीं होता, फर्स्ट टू डीपोलराइज, व्हाई इट इज नॉट द फर्स्ट टू रिपोलराइज। यहां आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से थ्रू अ गैल्वेनोमीटर मिलाया गया और आप देख रहे हैं कि राइट आर्म पर जो करंट हार्ट से फ्लो करके पहुंच रहा है वो -2 मिलीवोल्ट, -0.2 मिलीवोल्ट है, जबकि लेफ्ट आर्म की तरफ जो करंट हार्ट से फ्लो करके पहुंच रहा है 0.3 मिलीवोल्ट है, और जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव 0.5 मिलीवोल्ट बन रही है। आप इस ECG की तरफ देखें, ये लीड 1 है जिसमें आपने रिकॉर्डिंग देखी। ये लीड 1 आपको जो रिकॉर्डिंग दे रही है, अब तो डिफ्लेक्शन आर वेव को देखना आसान होता है, वो तकरीबन 5 खाने छोटे 0.5 मिलीवोल्ट पर दे रही है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो लीड 2 है जो कि राइट आर्म से लेफ्ट फुट की तरफ जा रही है, तो राइट आर्म पर -0.2 मिलीवोल्ट करंट है और लेफ्ट फुट पर 1.0 मिलीवोल्ट करंट है। नेट करंट जो फ्लो हो रहा है वो राइट आर्म से -0.2 मिलीवोल्ट से शुरू होके 1 मिलीवोल्ट तक जा रहा है और टोटल बन गया 1.2 मिलीवोल्ट। आप अगर इस डायग्राम को देखें, इसमें आर वेव की डायरेक्शन जो है वो आपको तकरीबन 12 छोटे खाने के बराबर नजर आएगी। तीसरा जो आप लीड देख रहे हैं उसमें लेफ्ट आर्म को लेफ्ट फुट से ज्वाइन किया गया है, ये लीड 3 है। इसमें आपके पास यहाँ 0.3 वोल्ट था, यानी सुई तकरीबन इधर थी, यहाँ ये 0 है ना, 0.3 वोल्ट पर सुई पहले से मौजूद थी। जब इसको 1.0 मिलीवोल्ट तक लाया गया तो तकरीबन 0.7 मिलीवोल्ट का करंट फ्लो हुआ इस गैल्वेनोमीटर में, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 7 छोटे खाने स्मॉल जो 0.1 मिलीवोल्ट एक मेजर करता है वो इसमें आर वेव की लीड में मेजर हो रहे हैं। तो जब हम लीड 1, 2 और 3 को हार्ट के इर्द गिर्द थ्योरेटिकल लाइन में ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रायंगुलर एरिया बन जाता है, इसे आइंथोवेंस ट्रायंगल कहते हैं। और जब हम ये लीड्स में करंट को चेक करते हैं इन्हें ज्वाइन करने के बाद, तो जो हमारी रिकॉर्डिंग आती है
उसमें आर वेव की हाइट डिफरेंट लीड्स में डिफरेंट होती है। तो जिस लीड में प्रीडोमिनेटली हाईएस्ट आर वेव होती है, हम ये अंदाजा लगाते हैं कि करंट फ्लो इन द You were seeing in depolarization, the current wave was going like this, and that was the R wave. And in case of repolarization, this is repolarization for T, and this is depolarization for QRS. In one, you are seeing that a depolarization is occurring from the left side of the septum to the right side, because the left side of the septum was depolarized first, and the right side was depolarized later. Then there is point number 2, where the direction is 60 degrees. Then there is point number 3, where the direction is now more towards the left side of the heart, because the thickness of the heart is more on the left side. And then there is direction of the current flow to the back of the heart, and here is the arrow for the back of the heart. So the loop that is being formed is 1, 2, 3, 4, and then this is the last point. And you see that and you see that in this case the depolarization is occurring like that, and the repolarization is again following the same pattern in the diagram. Now we see that the electrocardiogram, how is it going to be recorded, and what are the changes that are occurring within the myocardial cell at the moment. Number one, you are looking at a myocardial cell in slide number A, where one recording electrode is attached to the negative pole of the galvanometer. The other recording electrode is attached to the positive pole of the galvanometer. And you know that the current flows when the two poles are connected within the galvanometer, switch is plugged on, the current flows from negative to positive side. What is happening here? In this case, the action potential has depolarized this portion of the cell, and the negative charge has gone outside of the cell, and the positive charge is still inside of the cell. The rest of the myocardial fiber is in the normal resting condition, and the positive charge is outside and negative charge is inside. When the two electrodes are positioned like this, one above the negative charge, other above the positive charge, this causes a flow of current from negative to positive side, recorded as a positive deflection. Now, after some time, the action potential that was propagating towards this part of the fiber has depolarized whole of the fiber, and now all the charges are negative outside, positive inside. Now, this electrode is our negative charge. This electrode is our negative charge. So when the electrodes are on negative charge, no current can flow between these two electrodes on the galvanometer, and the needle comes back to zero. And the depolarization wave is completed when the needle which was here has now come back to zero. After this, there is a straight line that tells you that there is no current flow in the cell, no current flow in the cell, whole of the cell is depolarized. After this, the previous area that was depolarized first is now repolarized, and the propagation of the impulse is occurring towards the because the depolarized side. So repolarization has started here, and it is still depolarized. So a current will be flowing in these two recording electrodes from negative to positive side. The two electrodes are still on the same position. The first part has become repolarized, has come on resting membrane potential. The second part is now on the depolarized area of the cell fiber. So what is happening? Current is flowing from negative side to the positive side, and the galvanometer is now, the needle is moving to this side. When the needle is moving to this side, opposite to the first deflection, the recording needle records it downwards. And when again there is resting membrane potential, when it is achieved, then the negative wave comes back to the side.
normal straight line. We at this moment we are concentrating at the direction of the current flow, क्योंकि आप इसी वक्त ही सीख लें तो अच्छा है, बजाय इसके कि फिर आप वेक्टर्स का लेक्चर अलहदा से सुने और उस वक्त आपको ये चीज़ें याद ना हो. So in the case of the in case of the atria, you see that the current is starting from the SA node and it is going to AV node in 0.03 second, and this is the direction of the current, 45 degrees from horizontal. In 0.03 seconds, the interatrial pathway takes the current to the right, from the right atrium to the left atrium, and the direction of the current is 0 degrees from the horizontal slide. And so when it is 0 degrees from the horizontal line and it is 45 degrees from the horizontal line, the two together will give you a net direction in 0.03 seconds, and that will be towards 22 degrees in the middle of them. After this is algebra of your FSC and you must remember it. After that you see that the SA node impulse goes from the impulse 0.03 second, the direction of the current is towards the left atrium. In the left atrium it is towards the left, and this is 0.09 seconds, and in the right atrium from SA node it is going downwards to this area of the atrium, and this is here in 0.07 seconds. So we can say that after 0.03 seconds the direction of the current flow is horizontal, mostly horizontal. इन तीनों के साथ वेक्टर निकालें तो mostly horizontal है, और जब आप इधर निकालें तो ये बिल्कुल वर्टिकल है. तो इन दोनों के दरमियान जब आप नेट एंगल लेते हैं, इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जब आप नेट एंगल लेते हैं तो वो इस डायरेक्शन में आपका 45 डिग्रीज की डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो, नेट करंट फ्लो इज इन 45 डिग्रीज फ्रॉम द राइट साइड एस ए नोड टूवर्ड्स द लेफ्ट. तो अब इस डायग्राम में आप कहेंगे दिस इज लीड 1, दिस इज 0 degrees. व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग द P wave in the lead 1, you will see that it will be very near to the, it will be having a good height because this 45 degrees angle is near to lead 1. After that, when you record the lead 2, you will see that the 45 degrees angle is nearer to the 60 degrees angle, so there will be a more prominent wave in lead 2 recording the P wave. In case of the lead 3, because it is opposing the direction of the current in from the right atrium to the left atrium, and all the net vector is in 45 degrees, so you will see that this lead 3 is recording a minimal size of the P wave. There is a minimal P wave in case of the lead 1 because it is at 45 degrees and the lead 1 is at 0 to 180 to 0 degrees horizontal angle. So the P wave is a little less than the P wave recorded in case of the lead 2. It is a good P wave in the lead 2 because the angle of 45 degrees current flow in the atrium, in the atrial syncytium, is nearer to the 60 degrees angle of the lead 2 as compared to that angle of the lead 1, and it is very negligible in case of the lead 3 because here the recording electrode is going in reverse direction, and the angle made of the vector is on the 45 degrees from the horizontal line, and it is far away from 120 degrees angle of the lead 3 from the horizontal line. After doing our depolarization in the atria, we are going through the AV node down to the ventricles. In the AV node and down to the ventricles, we see that there is stasis of the nerve impulse for 0.13 seconds. 0.03 second में यहाँ पहुँच गया ये ट्रांजिशनल फाइबर से, और फिर उसके बाद आगे जाने में इसको 0.16 सेकंड्स तक ये रुका रहा. तो टोटल टाइम जिसके लिए यहाँ पर रहा दैट इज 0.13 सेकंड, एंड इन 0.13 seconds what you see that is a straight line in the heart, in the ECG, because there is no activity going on in the atria or in the ventricles. So we see the straight line in the next slide.
This is the straight line that is here showing you that no activity is occurring in the atria or in the ventricles. Now let us look at this picture. First of all, we know that the R wave is formed when the wave of depolarization enters the ventricle and spreads from the number 1 at 0.16 seconds from the upper end of the septum down to the apex. As you see, this is taking 0.04 seconds, 0.16 seconds here and 0.02 second here. So this is 0.04 seconds. This is it, R wave. आप देखें एग्जैक्ट एक स्मॉल स्केयर के बराबर इसकी विड्थ है. दिस R wave you will be seeing in lead 1. The R wave is going in this direction from the septum to the apex in 60 degrees angle, and you see that the horizontal angle is the first lead 1 having a horizontal angle is away from this 60 degrees angle, so a lot of vector is lost from the height of the R wave, and you see a small R wave here in lead 1. When we see the direction of current flow in the lead 2, it is parallel to the direction of current flow in the heart from the AV node down to the apex of the heart. So the vector direction, the current flow, it is not lost anywhere, and for 0.04 second you see a clear line going upward with the fast depolarization of the ventricular muscle and then coming back to normal line when the depolarization of the front of the ventricle till apex is complete. You see in lead 2 the size of the R wave is maximum. In lead 3 the direction of the current flow is from 60 degrees. अब ये 0 पॉइंट है, यहाँ पर 0 से हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपका 60 डिग्रीज अवे था फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब जो आपकी लीड 3 की लाइन है दैट इज 120 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये तकरीबन उतना ही अवे है. 60 डिग्रीज जो हार्ट का एक्सिस है ये उतना ही अवे है फ्रॉम द लीड 3 जितना कि अवे था फ्रॉम द लीड 1. सो साइज ऑफ द आर वेव इन लीड 1 एंड लीड 3 आर ऑलमोस्ट इक्वल. लीड 3 में और लीड 1 में size of the R waves is almost equal, and you see that the size of the R wave is maximally recorded in lead 2, and that is because the vector of this depolarization is not lost when it is recorded from the lead 2. उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो है, उसी डायरेक्शन में आपकी हार्ट में वेव जा रही है, तो कोई वेक्टर एलिमेंट जो है वो आपका वेक्टर एनालिसिस में समेशन में लॉस्ट नहीं हुआ. मुकम्मल तौर पर लीड 2 की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सो अच्छा सा करंट जो है जितना भी यहाँ पर बन रहा है वो चला जाएगा आर वेव की शक्ल में लीड 2 में, और लीड 2 में हाइट ऑफ द आर वेव इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. You see that the atrial depolarization has occurred, the PR interval has come, and now we need to know what is happening when there is atrial repolarization in the ECG. Ideally, the ECG should show atrial repolarization after the atrial depolarization. But what happens here is the ECG shows after 0.16 seconds an R wave and then a T wave. QRS complex and then a T wave. This means that the atrial depolarization has been masked by a strong current in the thick ventricular wall
that is represented by the depolarization of the ventricle that is occurring from 0.16 seconds to 0.22 seconds. 0.16 seconds here to 0.22 seconds here. The wave of depolarization is coming, and that has masked the wave of repolarization of the atria. We also see that in this case the wave of repolarization after the ST segment that represents the plateau of the ventricular muscle, ventricular syncytium. After that there is repolarization that is upright and not same as the repolarization of the ventricles, and we shall see what is the reason for. You are seeing this SA node and AV node atria. We have already completed the discussion of the atrial depolarization and repolarization, and now at the moment we are discussing the ventricular repolarization. At least you know that the ventricles are having nerve supply from in endocardium, and this nerve supply is piercing the myocardium in form of Purkinje fibers, and these Purkinje fibers come from endocardial surface and finish at the epicardial surface, the right ventricle as well as the left ventricle. Now what is happening? The wave of depolarization was like this. First of all, the septum was depolarized because the endocardial surface was here, and after that the base was depolarized, and the direction of the current flow from the septum, negative charge, to the partially depolarized ventricle was here like this. This was positive, this was negative, and the current flow was like this, and this was recorded as a positive R wave when there was depolarization. During repolarization, the feature that occurs is that the outside of the heart has got good blood supply, whereas inside of the heart has got less blood supply. The outside of the heart, the blood vessels travel on the surface of the heart and pierce through the myocardium into the endocardium. So the walls of the ventricle are repolarized earlier because the blood supply is good, and the ECF washes out any electrolyte changes that have occurred during the previous depolarization. What happens in the septum? The septum gets the least blood supply during ventricular contraction, and because of that, the ECF here is not changed. So when the sodium is inside and potassium is also inside, there is negativity outside here. But because the ECF is not changed, it is difficult for the potassium to go outside, and because of that, the repolarization is defective in the septum. So when the whole of the ventricular walls on the outside are already repolarized and there is positivity outwards, the septum is still depolarized and there is negativity outwards, and when the galvanometer records the current from the surface of the heart, it records in this direction, negative to positive here, and because of that the direction of the T wave is positive. Now you will say that the R wave is a sharp upward deflection, whereas the T wave is a rounded shaped repolarization. So when the direction is the same and the ventricular muscles are the same, why is the T wave rounded and why is the R wave sharp? I will be I will tell you this. You have to go to the lecture on the heart and you will have to see that the ion channels for depolarization are fast sodium channels, and they act fast and they close fast. After that there is a plateau, and the ion channel for repolarization are slow potassium channels. So when they are repolarizing, potassium is coming out through slow potassium channels to repolarize the heart. This is a slow process according to the speed of the passage of ions through the potassium channels, and it does not make a sharp R wave like deflection. It makes a slow rounded T wave like diffraction.
At least now you know when the graphical record of electrical activity of the heart is being recorded from the surface of the body. How do different leads show the electrical current in their recording? Now you have been asking why is the AVR opposite inverted, fully inverted. Now let's look at the right arm. Here is the AVR and here is the heart. So when the SA node is giving its activity from the right to the left, the when the SA node is giving its activity from the right to the left, the AVR is recording the P wave and it is opposite to the direction of the current जो कि यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है. ये जीरो वोल्टेज रिकॉर्ड हो रही है और ये यहाँ से करंट रिकॉर्ड हो रहा है. तो जिस तरफ को करंट जा रहा है इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड. Current flow in the recording electrode, so the P wave is recorded negative. After that, you get a PR interval that is always going to be the same in any case. And then you see that when the current is flowing from the AV node down to the ventricle, the direction of current flow is downwards and to the left, and the recording is being made from the right side of the heart. So the direction of the current flow here, AVR, the right arm, ये इसका कोना दिखाया है, the direction of the current flow is opposite to that. So the R wave is recorded as inverted. After that, there is an isoelectric segment called the ST segment. Okay, when the T wave is being formed, वो मैंने आपको अभी बताना है कि T wave जो है वो inverted नहीं बनती, वो उसका current flow का mechanism वही है जो कि upward T wave बनती है. तो चूंकि सारों में T wave upward बनती है, इसलिए AVR में उसकी direction of the current flow के opposite से record हो रहा है, तो T wave भी inverted हो. So the AVR is always inverted because the electrical activity of the heart is always going from the right side to the left side and downwards. And the recording is occurring all the time from the right side. So direction of the arrow is opposite. So the P wave is opposite, the QRS complex is always opposite, and the T wave is opposite in this case. अब जबकि हम ये देख चुके हैं कि हमारी मुख्तलिफ लीड्स में आर वेव कैसे बनती है, तो एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर ऑफ द हार्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर ऑफ द ventricles of the heart. Done. So the length of the arrow measures the voltage. आपके पास ये हैं different leads. इसमें 0 पॉइंट ये है. 0 पॉइंट से अगर आप हॉरिजॉन्टली इसी एंगल पर चलें तो दिस इज लीड 1 पॉजिटिव. 0 पॉइंट से अगर आप 120 डिग्रीज पर चलें तो दिस इज लीड 3 पॉजिटिव. और 0 पॉइंट से अगर आप 60 डिग्रीज पर चलें तो दिस इज लीड 2 पॉजिटिव. जब मैंने आपको पिछले लेक्चर इसी लेक्चर के शुरू में दिखाया था आइंथोवेंस ट्रायंगल, और वो बॉडी पर आपको मैंने दिखाकर साथ साथ रिकॉर्डिंग ऑफ द आर वेव इन द 3 लीड्स वो बताई थी, उसमें आपने देखा था कि हम 3 ही लीड्स को कंसिडर करते हैं, 1, 2 एंड 3. तो आपका कैलकुलेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द हार्ट जो है वो इन्हीं 3 के जरिए होता है. और अगर आप सिंपली देखना चाहते हैं कि भाई कौन सी वाली डायरेक्शन में आपका सबसे ज़्यादा हार्ट जो है वो उसकी आर वेव बड़ी है, तो आप चेक कर लेते हैं 1 में सबसे लंबी आर वेव है कि 2 में सबसे लंबी आर वेव है कि 3 में सबसे लंबी आर वेव है. और जब आपको ये पता चल जाता है कि सबसे लंबी आर वेव अगर 2 में है तो डेफिनेटली इसकी जो नॉर्मल इसका एक्सिस है वो 2 में जा रहा है. अगर आपको लगे कि नहीं आर वेव जो है 1 में सबसे लंबी है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी, और अगर आपको लगे कि आर वेव जो है वो 3 में सबसे लंबी है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी. उसके लिए फिर हमें एक्सिस को कैलकुलेट करना पड़ता है.
So for the time being, we know that lead 2 is at 60 degrees to the left, so usually it represents the mean axis of the ventricles. Normally, the apex of the heart rotates to left during deep expiration. आपने इस हफ्ते शुरू कर देनी है रेस्पिरेशन, और आप ये देखेंगे कि ड्यूरिंग डीप एक्सपिरेशन रिब्स जो हैं वो ऊपर को चढ़ जाती हैं, डायफ्राम ऊपर को चढ़ जाता है, और हार्ट जो है जो कि इधर तकरीबन प्लेस्ड था यहाँ पर, अब वो चेस्ट में ऊपर की तरफ प्लेस्ड होता है, और उसकी वजह से जो उसका एपेक्स है वो यहाँ नीचे आने की बजाय रिब्स जो ऊपर चढ़ गई, डायफ्राम ऊपर चढ़ गया, तो ऊपर की तरफ रोटेट हो गया। लाइंग डाउन पोजीशन में डायफ्राम असेंड कर जाता है और ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है जो हार्ट को यहाँ नीचे सिंक करवा रहा था, और हार्ट का जो एपेक्स है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट चला जाता है। ओबीस पीपल में अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये एक स्टॉकी बिल्ट पर्सन है और ये एक लीन पर्सन है। तो लीन पर्सन जो है उसके अंदर जो हार्ट का एपेक्स है वो यहाँ पर आएगा और ये नीचे की तरफ है, जबकि ओबीस पीपल के अंदर जो स्टॉकी बिल्ट पीपल हैं उनके अंदर जो एब्डोमिनल फैट है वो भी इसे ऊपर की तरफ पुश करेगी, और चेस्ट की विड्थ ज़्यादा होती है ताकि रेस्पिरेशन के लिए जगह निकल सके। तो उस सूरत में भी आपके पास ये जो हार्ट का जो एपेक्स है जो कि यहाँ पर है, ये यहाँ पर होने की बजाय जब यहाँ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर गया है। तो द नॉर्मल वेक्टर रोटेट्स टू लेफ्ट फ्रॉम 59 डिग्रीज। अब ये नॉर्मल सिचुएशन है कि आप डीप एक्सपिरेशन कर रहे हैं, यू आर इन अ लाइंग डाउन पोजीशन, यू आर ओबीस, in any of these cases the axis rotates to the left from 59 degrees, whereas the apex of the heart rotates to the right during deep inspiration कर रहा है कोई शख्स, तो उसकी तमाम रिब्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, डायफ्राम नीचे डिसेंड कर जाता है, और डायफ्राम के ऊपर हार्ट की अटैचमेंट है, जब डायफ्राम नीचे डिसेंड करता है तो हार्ट नीचे चला जाता है। तो वो एपेक्स जो नॉर्मली यहाँ पड़ा हुआ था अब वो नीचे चला गया। ये 5 पोजीशन जो है ना इसकी ये एपेक्स की है। इन स्टैंडिंग अप पोजीशन ग्रेविटी पुल्स द abdominal viscera downwards and they do not push the chest upwards, and because of that the axis of the heart due to standing position due to gravity goes down, and when it goes down it is towards the right side. In lean people the shape of the chest is such that they do not have much space in the chest cavity, so the heart is not lying right in the horizontal axis, rather it is lying a little in the hanging down position in the chest, and that is the axis of the heart is rotated from the position normal position down towards the right side. ये देखें ना, ये right side है, ये left side है, so the normal vector rotates to the right side from 59 degrees. चलिए जी अब एक दफा कैलकुलेट करके देख लेते हैं मीन एक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम गिवन डाटा। आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में और टेस्ट में तो जरूरी आएगा। उसमें क्या होता है कि मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल is the preponderant direction of current flow during depolarization. हमने -30 से +110 तक की जो थी रेंज वो पहले ही डिटरमिन कर ली है। इस डायरेक्शन में +30 से लेकर 110 तक की डायरेक्शन में किसी भी जगह जो हार्ट है उसका एक्सिस किसी एक टाइम में मूव कर रहा होता है करंट की फ्लो का एक्सिस, तो हम मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस उसका इस डायरेक्शन में चेक करेंगे। कैसे? लीड 1 लें ये आपके पास लीड 1 की डायग्राम है। इसमें जो आर वेव है वो पूरी +5 मिलीवोल्ट्स आई है, ठीक है। लीड 3 में आपके पास 5 मिलीवोल्ट्स ऊपर है, 6 मिलीवोल्ट्स ऊपर है और 2 मिलीवोल्ट्स नीचे है। तो ये आपके पास 6 - 2 करें तो आपके पास आ जाता है +4 मिलीवोल्ट्स। अब आप लीड 1 जो है हमारा वेक्टर वो ड्रॉ करें, 0 पॉइंट से हम 5 मिलीवोल्ट्स तक यहाँ ले लेंगे और फिर ये 5 मिलीवोल्ट्स के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जबकि
लीड 3 के अंदर हम 4 मिलीवोल्ट्स लेंगे और उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर इस 0 पॉइंट को इस इंटरसेक्शन से मिलाकर अपना वेक्टर कैलकुलेट करेंगे. If the mean vector is beyond minus 30, it is called left axis deviation. So this is minus 30 AVL. अगर mean vector इससे भी परे चला जाता है तो फिर this is left axis deviation. And you are seeing that in that case, the lead 1 and lead 3, which were having the same equal distribution at lead 1 and lead 3, that was 0 degrees angle, that was 120 degrees angle, both were having the same height of the R wave, but now the R wave will be very high in lead 1 because it is recording the direction of the current flow directly towards it, and that lead 3 will have an R wave that is very small and the S wave is deep. This is a biphasic डायग्राम ऑफ द आर वेव, इसको बाईफेजिक कहते हैं. तो जब लीड 3 में आपके पास बाईफेजिक आ जाए और लीड 1 में आपके पास इस तरह की हाई आर वेव आ जाए, हाईएस्ट हाइट ऑफ द आर वेव व्हेन इट इज इन द लीड 1, दैट मींस that the axis of the heart has changed from the normal to left axis deviation. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी में भी ऐसा ही होगा. हाइपरटेंशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी होती है, सो देयर विल बी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देयर विल बी, first of all, the right ventricle will depolarize and then the whole of the left ventricle will continue to depolarize. So there will be a big R wave in case of the left ventricular depolarization later on, and this will produce predominantly bigger R wave in the left direction, and that will cause bundle branch block, will cause left axis deviation, infarction of the left ventricle. If this area of the ventricle is infarcted, the current flow will be in this direction more as compared to this area, and that will cause direction of the current flow to go upwards towards left. So you see, when the normal person has got lead 1 and lead 3 as having normal QRS complexes of medium size, lead 1 and lead 3, but if the QRS complex increases in size in the lead 3 and diminishes in size in the lead 1, this means that the vector has shifted from 60 degrees towards lead 3 beyond 110 degrees, beyond 110 degrees. So this is shift to the right axis deviation. It is seen in case of the pulmonary stenosis when the right ventricle increases in size. As the right ventricle increases in size, the phenomena that the left ventricle was having major portion of the depolarization and the right ventricle was a smaller ventricle with thin walls, and its depolarization was masked by the left ventricular depolarization, is lost now. First of all, the left ventricular depolarization, as it is occurring, the right ventricle is simultaneously occurring, and it is in so large that it shifts the angle from 60 degrees towards the right side, and the recording electrodes record the right ventricular depolarization in a better manner, so that the lead 3 shows you a higher wave, R wave here, and a lead 1 shows, that is the left sided lead, shows you a smaller R wave, showing that the right axis deviation has occurred because of the right ventricular hypertrophy. In case of the right bundle branch block, there is deviation of the current. The bundle branch that was on the left side has depolarized the left ventricle at first normally, and then the current comes from the left ventricle into the right ventricle later on, because the right bundle branch is blocked, and because of that the right ventricle, when it is depolarizing, this is not being opposed by the massive current coming in the left ventricle. It is being recorded as an a single entity not being masked by the left ventricular depolarization, and in that case you see that the axis of the that the recording is having a large wave of the right ventricular depolarization as compared to the left ventricular depolarization, because it is being recorded separately. So that is why in right bundle branch block you see right axis deviation.